अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम के फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पढ़ रहे हैं। अपने इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर की मश्क शुरू की हुई है, जिसमें हम 2 मनाजिल अबूर कर चुके हैं और तीसरी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से के पहले 4 सवालात हल करना सीख लिए थे। आज के लेक्चर में एक कदम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो बकिया 5 सवालात हैं, यानी कि 15.5 से लेके 15.9, इनको किस तरह से हल करना है, किन तसव्वुरात का इतलाक़ यहाँ पे करना है, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के पहले और आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से का ये 5वां सवाल है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि अगर एक कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाती है तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। ये बात हम जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी किसी भी कंडक्टर या कॉइल के अंदर, तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब चूंकि ईएमएफ के यूनिट्स वोल्ट के अंदर लिए जाते हैं, इस वजह से उसने यहाँ पे ईएमएफ की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है वोल्टेज का। सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड के लिहाज से कंडक्टर को किस सिमत में हरकत दी जाए कि उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो सके। यानी कि हमें ये बात तो मालूम है कि जब भी कंडक्टर को मूव करवाएंगे, उसको हरकत देंगे, तो उसकी वजह से ईएमएफ पैदा होती है। अब बताना यह है कि सबसे ज़्यादा ईएमएफ किस किस्म की हरकत में या किस सिमत में हरकत दिए जाने पे पैदा होगी। तो इसके लिए आप ये डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है कि जिसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ की जानिब बढ़ रही हैं, अगर मैं इस कंडक्टर को इसके मतवाजी सिमत में हरकत दूं, यानी कि आगे और पीछे हरकत दूं, तो आप देखें कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। फ़र्ज़ करें कि अगर 4 लाइनें पहले गुजर रही थीं तो अब भी 4 लाइनें ही गुजर रही हैं। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर और नीचे की जानिब हरकत दूं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पैदा होने वाली तब्दीली सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर पहले 4 लाइनें गुजर रही थीं, अब फ़र्ज़ करें कि 8 लाइनें गुजर रही हैं, यानी कि तब्दीली सबसे ज़्यादा हो गई। तो हम कहेंगे कि इस सूरत हाल में कि जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की सिमत के अमूदन हरकत दी जाती है तो उससे पैदा होने वाली ईएमएफ सबसे ज़्यादा होती है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि उससे पैदा होने वाला वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह तसव्वुर तो आपको वाज़ेह हो गया है। चलें अब बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब आपने किस तरह से लिखना है। तो इस सवाल का जवाब आप लिखेंगे कि जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाती है तो उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। अगर कंडक्टर की हरकत की सिमत और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की सिमत अमूदन हो तो कंडक्टर में सबसे ज्यादा
वोल्टेज पैदा होगा। तो ये लें जी, हमने इस सवाल का जवाब दे दिया है और इस सवाल में सबसे अहम लफ्ज है अमूदन, परपेंडिकुलर, के जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत के अमूदन हरकत दी जाएगी तब उसमें से पैदा होने वाला वोल्टेज यानी कि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ सबसे ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपने समझ लिया है। तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का दूसरा और जबकि इस हिस्से का ये छठा सवाल है। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि जनरेटर और मोटर में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो जब भी आपसे फ़र्क पूछा जाए तो आप इस तरह से करें कि आप दरमियान में एक लाइन लगाएं, एक साइड पे लिखें पहली चीज़, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटर, और जनरेटर के बारे में जितनी भी मालूमात आपके पास हैं आप वो लिख देंगे, और दूसरी जानिब आप लिखेंगे दूसरी चीज़, और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है मोटर के बारे में, और मोटर के बारे में जितनी भी मालूमात आपको पता है वो आप लिख देंगे। तो सबसे पहला फ़र्क और सबसे पहली चीज़ जो लिखी जाती है वो है जी तारीफ़। आप जानते हैं, आप कहेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिकल आला जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है उसे जनरेटर कहते हैं। तो ये हमने जनरेटर की तारीफ लिख ली। चलें क्यों ना इसी के मुखालिफ सिमत में हम लिख लें मोटर की तारीफ। तो मोटर की तारीफ के लिए भी हेडिंग दे लेंगे। तो हम कहेंगे मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है मोटर कहलाता है। तो इस तरह से हमने तारीफ कर ली। इस तारीफ में देखें मैकेनिकल एनर्जी को तब्दील किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल में, इधर उल्टा काम हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिकल को तब्दील किया जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरा फ़र्क हम ये लिखेंगे कि दूसरे फ़र्क में हम कहेंगे कि जनरेटर में स्लिप रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि मोटर में स्लिप रिंग्स की बजाय स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। अब दोनों का काम करने का उसूल भी लिखेंगे कि जनरेटर के काम करने का असूल क्या है और मोटर के काम करने का उसूल क्या है। ये दोनों असूल आप लिख देंगे तो जिससे आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आप कहेंगे कि जनरेटर में जब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। तो हम कहेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाकया होती है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है।
जबकि मोटर के काम करने का उसूल ये है कि जब मोटर के अंदर हम किसी भी किस्म की उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस कॉइल को घुमा देगी, जिसकी वजह से उस कॉइल में टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे कि जब करंट बरदार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें टॉर्क यानी कि घुमाव पैदा हो जाता है। तो ये नहीं जी, मैंने 3 फर्क आपके सामने रख दिए हैं, लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों फर्क की आपको समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल कि जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि डीसी मोटर की आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट की सिमत किस तरह से उलट जाती है। डीसी मोटर की वर्किंग के अंदर, उसके काम करने के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की सिमत बदल जाती है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप देख सकते हैं इस डीसी मोटर की डायग्राम। अब डीसी मोटर की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक अदद कॉइल है कि जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब ये जो कॉइल है इसको हमने जोड़ा है किसी एक अदद बैटरी के साथ, जिससे इस कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट मिल रहा है। करंट की सिमत आप देख सकते हैं कि इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं कि पी क्यू साइड पे एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स लग रही है आर एस साइड पे। ये दोनों फोर्सेस बराबर मिकदार में हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मुख्तलिफ है। तो इस वजह से इस कॉइल के अंदर एक अदद टॉर्क पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल घूमना शुरू कर देगी। अब मसला यहाँ पे आता है कि जैसे ही कोयल फर्ज करें पहले इस हालत में पड़ी हुई है, पी क्यू साइड पे फोर्स लग रही है ऊपर की जानिब और आर एस साइड पे फोर्स लग रही है नीचे की जानिब। फर्ज करें कि मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा पी क्यू साइड है और आर एस ये वाली साइड है। पी क्यू पे फोर्स लग रही है ऊपर की जानिब और आर एस पे फोर्स लग रही है नीचे की जानिब। तो मेरा हाथ यानी कि कॉइल घूम जाएगी कुछ इस तरह से। अब जैसे ही ये 90 दर्जे के जाविये पे घूम जाती है तो मजीद अब जो फोर्सेस लग रही हैं, पी क्यू पे लग रही है ऊपर की जानिब और आर एस साइड पे लग रही है नीचे की जानिब, और अब भी दोनों फोर्सेस की मिकदार बराबर है लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ है। अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मजीद घुमाव यानी कि टॉर्क पैदा नहीं होगा। अब हम अगर चाहते हैं कि ये कॉइल मुसलसल घूमती रहे तो इसके लिए हमें इस कंस्ट्रक्शन में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं और स्प्लिट रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं 2 छोटे छोटे से कार्बन ब्रशेस। अब स्प्लिट रिंग्स का मकसद ये होता है कि जैसे ही कॉइल अपना एक चक्कर यानी कि 90 दर्जे पे आके अपना एक चक्कर मुकम्मल करे तो अब इस सूरत हाल में बैटरीज की पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती हैं, करंट की सिमत मुख्तलिफ हो जाती है। अब करंट की सिमत मुख्तलिफ इस तरह से होगी कि अब पी क्यू साइड पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी और आर एस साइड पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। अब दोबारा से इस कॉइल पे एक अदद टॉर्क अमल करेगा जो कि इस कॉइल को इस तरह से घुमा देगा। मजीद अब ये आर एस साइड आ गई है, ये पी क्यू साइड आ गई है। दोबारा से स्प्लिट रिंग्स अपनी पोलैरिटीज बैटरी के साथ उसका तबादला करेंगी, जिससे अब आर एस साइड पे फोर्स लगेगी अपवर्ड ऊपर की जानिब और पी क्यू साइड पे फोर्स लगेगी नीचे की जानिब। तो अब मेरे कॉइल में एक और घुमाव आ जाएगा, एक और चक्कर मुकम्मल कर लेगा। जैसे जैसे ये 90 दर्जे का एक चक्कर मुकम्मल होता जाएगा वैसे वैसे स्प्लिट रिंग्स इस करंट की सिमत को तब्दील करते रहेंगे। तो इस तरह से ये कॉइल यानी कि मोटर मुसलसल घूमती रहेगी। तो हमारा जो सवाल है कि हमने ये बताना है कि इस करंट की सिमत की तब्दीली किस वजह से हुई, तो वो हमने देखा कि हुई स्प्लिट रिंग्स की वजह से। तो हम जवाब देंगे कि डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक करंट की सिमत की तब्दीली की वजह
स्प्लिट रिंग्स हैं। ये लें जी, इसका सिर्फ एक ही लफ्ज में, एक ही लाइन में आपने इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आपको समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का अगला सवाल, जो कि इस आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से का 8वां सवाल भी है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि करंट बरदार कंडक्टर एक बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड के अमुदन रखी हुई है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, और ये शक्ल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वायर किस सिमत में हरकत करेगा। यानी कि इस सवाल में हमने वायर की सिमत, यानी कि वायर किस सिमत में हरकत करेगा वो मालूम करनी है, और इसकी मोशन की वजह, इसकी हरकत की वजह होगी मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की सिमत मालूम कर लेते हैं तो हमारे लिए इस मैग्नेटिक वायर यानी कि कंडक्टर का मूव करना, इसकी मोशन की सिमत मालूम करना बहुत ही आसान रह जाएगा। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की सिमत मालूम करने के लिए हम जिस उसूल का इस्तेमाल करते हैं उस उसूल का नाम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल। अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल को ज़रा अयादा करें अपने जहन में। क्या था? हमने कहा था कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों, अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के अमुदन हो। अगर ये पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में हो, दूसरी उंगली करंट की सिमत में हो, तो हमारे पास अंगूठा बताएगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस सिमत में है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की जानिब करंट की सिमत की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो हम इसको इस तरह से अलाइन करेंगे कि हमारी पहली उंगली तो रहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन हमारी जो दूसरी उंगली जो कि नीचे की जानिब अब आ रही है, ये आनी चाहिए ऊपर की जानिब। तो मैं अपने हाथ को कुछ इस तरह से अलाइन करूंगा कि देखें कि मेरे पास जो करंट की सिमत है वो आ रही है आपकी जानिब, यानी कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है नॉर्थ टू साउथ। मेरा अंगूठा देखें बिल्कुल नीचे की जानिब है, तो हम कहेंगे कि इस सूरत में लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ये नीचे की जानिब लग रही होगी, और करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट बरदार कंडक्टर भी नीचे की जानिब हरकत करेगा। तो चलें इसका जवाब लिख लेते हैं। हम इसका जवाब देंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स की सिमत नीचे की जानिब है, लिहाजा करंट बरदार कंडक्टर की हरकत की सिमत भी नीचे की जानिब होगी। तो ये लें जी, हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब दे दिया है। अब हमारे पास रह चुका है सिर्फ एक सवाल, तो चलें क्यों ना उस सवाल को भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लें, उस सवाल पे भी इसी लेक्चर में हम बहस कर लेते हैं। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे इस चैप्टर के आला तसव्वुराती सवालात का आखिरी सवाल। सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या ट्रांसफॉर्मर डायरेक्ट करंट पर काम कर सकता है। चलें इसके लिए हम ट्रांसफार्मर की डायग्राम बनाते हैं। हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ये आ गई जी इसकी कोर। एक साइड पे जो कॉइल्स होंगे ये इस तरह से, जिसको हमने कहा था कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, और दूसरे साइड पे कॉइल्स को हमने कहा था कि ये सेकेंडरी कॉइल हैं। प्राइमरी कॉइल को हमने ये भी कहा था कि ये इनपुट कॉइल होगा, और सेकेंडरी कॉइल को कहा था कि ये आउटपुट कॉइल होगा। हमने ये देखा था कि ट्रांसफार्मर का काम ये है कि ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, और हमने ये भी देखा था इसकी तारीफ में कि लफ्ज़ आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ये क्यों अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही कम या ज़्यादा करता है, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा क्यों नहीं करेगा? इस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की खासियत पे हमने
ट्रांसफार्मर की दो एग्जाम बनाई थी, जिसमें हमने कहा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि वो शर्त होती है कि प्राइमरी के वोल्टेज ये कम होने चाहिए सेकेंडरी के वोल्टेज से, और स्टेप डाउन में हमने देखा था कि प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा सेकेंडरी के वोल्टेज से। करंट की सूरत में इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी का करंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी के करंट से, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होगा कि प्राइमरी का करंट कम होगा सेकेंडरी के करंट से। यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज कीमतें तब्दील हो रही हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट को हम लोग पढ़ें, उसको समझें, तो आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ के आए कि डायरेक्ट करंट का अगर ग्राफ बनाया जाए तो अगर ये उसकी करंट की कीमत है तो ये हमेशा एक जैसी रहती है, ये कभी भी तब्दील नहीं होगी। अब चूंकि डायरेक्ट करंट में करंट की कीमत तब्दील नहीं होती, लेकिन ट्रांसफार्मर में हम देख रहे हैं कि करंट की कीमतें तब्दील होती हैं, तो यही वजह है कि डायरेक्ट करंट पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको काम करने के लिए करंट में तब्दीली दरकार होती है। तो हम इसका जवाब दे देंगे कि जी नहीं, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करता, ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। और क्यों अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, इसकी वजह मैं आपको इस जगह पे बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की भी आपको समझ आई होगी, और ना सिर्फ इस सवाल की बल्कि इस लेक्चर में जितने भी सवालात मैंने आपको समझाए हैं वो तमाम आपने समझ भी लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, यूनिट नंबर 15 सीखते सीखते हमने मशक की तीसरी मंजिल को भी अबूर कर लिया है। यानी कि आला तसव्वुराती सवालात के हिस्से में जितने भी सवालात आते थे हमने सब के सब आज के लेक्चर में ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवालात आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि इनके नोट्स लाजमन बना लेने हैं, ताकि जब इम्तिहानात करीब आएँ तो आप बजाय इसके कि वीडियो लेक्चर बार बार देखें, आप अपने नोट्स का सहारा लें और अपना कीमती वक्त बचाएं। आइंदा लेक्चर में हम एक नई मंजिल का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है हिसाबी सवालात। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।